विकास चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने दिया था। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर बिग बैंग परिकल्पना किसने दिया था, याद रखना एमवे लेमेत्रे ने। किसने, एवी लेमेत्रे ने क्या किया था, याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना दिया था। ठीक है, बिग बैंग परिकल्पना किसने दिया था, एवी लेमेत्रे ने। किसने दिया था, एवी लेमेत्रे ने बिग बैंग परिकल्पना दिया था। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति का स्वतः जनन सिद्धांत किसने खारिज किया था। ठीक है, जब पूछा गया धरती पर जीवों का विकास कैसे हुआ, तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि धरती पर जीवन का विकास अपने आप निर्जीव वस्तुओं से हो गया। फिर हमारे लुईस पास्चर ने हंस की गर्दन जैसे फ्लास्क वाला प्रयोग करके इस नियम को खारिज किया। उन्होंने कहा कि धरती पर कभी भी जीवों का विकास निर्जीव वस्तुओं से नहीं होगा। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं से नहीं होगा। अगला सवाल है बच्चा, ओपेरिन और हॉल्डन के अनुसार आदिम वातावरण में कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन सा, आपका सवाल क्या है, ओपेरिन और होल्डन के अनुसार आदिम वातावरण में कौन सी गैसें मौजूद थी। तो याद रखिएगा, ओपेरिन और हॉल्डन के अनुसार, ओपेरिन तथा हॉल्डन के अनुसार आदि वातावरण में मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन गैस उपस्थित थी। उस वक्त पर ऑक्सीजन नहीं था। याद रखना, पहले का जो हमारा पृथ्वी था उस पर ऑक्सीजन नहीं था। तो क्या था, मीथेन था, अमोनिया था, जलवाष्प था और हाइड्रोजन गैस था। मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन गैस पहले के वातावरण में मौजूद था, ऑक्सीजन गैस नहीं था। अगला सवाल आ चुका, मिलर ने अपने प्रयोग के लिए किन गैसों का मिश्रण लिया था। तो मिलर ने 2 फ्लास्क लिया था। एक फ्लास्क में उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में लिया था। ठीक है, याद रखना, और दूसरे फ्लास्क में जलवाष्प को रखा था। याद रखना, मिलर ने अपने प्रयोग के लिए मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4, अमोनिया जिसका सूत्र होता है NH3, हाइड्रोजन गैस जिसका सूत्र होता है H2, इन तीनों को 2:1:2 के अनुपात में 2:1:2 के अनुपात में लिया था। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म किसे कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म किसे कहते हैं, तो प्राचीन काल में उपस्थित जीवों, ठीक है, प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष को जो मिट्टी के अंदर धसे हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जीवाश्म क्या है तो सिंपल सा याद रखना। ठीक है, जीवाश्म क्या है, तो भैया सिंपल सा आपका डेफिनेशन बनेगा कि प्राचीन काल में उपस्थित जीवों का अवशेष जो पृथ्वी के परतों में दबा हुआ है, जीवाश्म कहलाता है। ठीक है, प्राचीन काल में जीवों के अवशेष या चिन्ह जो पृथ्वी की परत में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट है बच्चा, फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजिक किसने लिखा था, लेमार्क ने। याद रखना, फिलोसफिक जूलॉजिक ये किताब किसने लिखा, लेमार्क ने लिखा। किसने, लेमार्क ने लिखा। और उत्तरजीविता की उत्तरजीविता, ठीक है, उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका सिद्धांत या यह विचार किसने दिया था, तो याद रखना यह विचार दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब जो योग्य होगा वही धरती पर जीवित रहेगा, जो योग्य नहीं होगा वो धरती से नष्ट हो जाएगा। याद रखना, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये सिद्धांत, ये विचार किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता, ये सिद्धांत, ये विचार किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। किसने, तो याद रखना, हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार दिया था। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, उत्परिवर्तनवाद, शरीर के आनुवांशिक पदार्थ में अचानक से होने वाला बदलाव जिसके कारण एक नई जाति का विकास होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने।
ठीक है, यह विभिन्नता का सबसे उत्तम स्रोत है। यह जीवों में उपस्थित विभिन्नता का उत्तम स्रोत है। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अगला सवाल है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, 2 बार सेपियंस होगा। ठीक है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस होता है। अगला सवाल, किसी एक जीवित जीवाश्म का नाम लिखिए। ठीक है, किसी एक ऐसे जीवाश्म का नाम जो अभी जीवित है, वो कौन सा है? तो याद रखना, लिमुलस। ठीक है, लिमुलस लिखो या राज करकट लिखो, या राज करकट लिखो, ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है, 2018 और 22 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, याद रखना, किसी एक जीवित जीवाश्म का नाम लिखना है, तो जीवित जीवाश्म में कौन आएगा? लिमुलस और राज करकट। ठीक है, लिमुलस और कौन आएगा बच्चा? राज करकट। ये आपको याद रखना है, लिमुलस और राज करकट ये आपके जीवित जीवाश्म में आते हैं। चलिए अगला सवाल, अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो समजात अंग का मतलब होता है ऐसे अंग, समजात अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होंगे परंतु कार्य में भिन्न होंगे, ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपात। ठीक है, मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपात ये दोनों क्या है बच्चा? ये आपका समजात अंग है। ये दोनों क्या है? आपका समजात अंग है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप अंग किसे कहते हैं? ठीक है मैम, मैम पीडीएफ मिलेगा बच्चा, पहले तो आप लोग की संख्या देख लो, है ना, एक बार शेयर कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चा, जो लोग भी क्लासेस देख रहे हैं, पसंद आ रहा, एक बार शेयर कर दीजिए। जो लोग लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दे, है ना। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो क्या कर दे, फटाफट से लाइक कर दे। क्लियर? सुबह सुबह पानी पी रहे, पेट में बहुत दर्द होगा हमारे। चलिए, समरूप अंग का मतलब क्या होता है? ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में अलग होगा परंतु कार्य में समान होगा, हम उसे समरूप या समवृत्ति अंग कहते हैं। याद रखना, समरूप या समवृत्ति अंग किसे कहा जाता है? ऐसे अंग जो कार्य में समान हो लेकिन उत्पत्ति और संरचना में भिन्न हो, हम उसे समरूप अंग कहते, हम उसे समरूप अंग कहते हैं। तितली के पंख और पक्षी के पंख ये आपके क्या है? समरूप अंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तितली भी अपने पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए करती है, पक्षी भी अपने पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए करती है, लेकिन तितली का पंख काइटिन का बना होता है और पक्षी का पंख फरों का बना होता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, ये सभी बच्चा को याद रखना है। अगला सवाल, लेमार्कवाद और डार्विनवाद के मुख्य 2 अंतर बताइए। देखो, लेमार्कवाद क्या है? अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वर्षा गति पर बल देते हैं, जबकि डार्विनवाद प्राकृतिक वर्ण और जीवन संघर्ष पर बल देता है। ठीक है, लेमार्कवाद जो हमारे लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम फिलोसॉफिक जूलॉजिक है। इन्होंने अपने नियम में अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग सिद्धांत के बारे में बताया था और उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था। जबकि डार्विनवाद जिनके डार्विनवाद जो डार्विन ने दिया था, इनकी किताब का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। इन्होंने अपने सिद्धांत में प्राकृतिक वर्ण और जीवन संघर्ष पर बल दिया था। इन्होंने क्या किया था? डार्विनवाद में प्राकृतिक वर्ण और जीवन संघर्ष पर बल दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बच्चा आप सभी को याद रखना है। बताओ, याद रहेगा? बोलो बोलो, याद रहेगा? जी मैम, जी मैम, जी मैम, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेषी अंग क्या है? मानव शरीर से 2 उदाहरण दीजिए। अवशेषी अंग का मतलब होता है बच्चा ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में बहुत काम के थे लेकिन अब हमारे शरीर में इनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। एग्जाम्पल में कृमि रूपी परिशेषिका, निमेषक पटल और कर्ण पल्लव, ये तीनों क्या है बच्चा? याद रखना, ये तीनों के तीनों आपके अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंग का मतलब, अवशेषी अंग का मतलब ऐसे अंग। ठीक है, अवशेषी अंग का मतलब होता है ऐसे अंग
जो आपके क्या पूर्वजों में काम के थे, लेकिन अब आपके शरीर में इनका कोई काम नहीं, इन्हीं अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। इन्हीं अंगों को क्या कहते हैं बच्चा? अवशेषी अंग कहा जाता है। आपको याद रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेंडिक्स कृमि रूपी परिशेषिका, निमेषक पटल, कर्णपल्लव। चलो अगला सवाल है, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत क्या है? ठीक है, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी बड़ी, ठीक है याद रखना, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बड़ी जनसंख्या में, किसी बड़ी जनसंख्या वाले आबादी में, किसी बड़ी जनसंख्या वाले आबादी में अगर कोई जैविक परिवर्तन जैसे उत्परिवर्तन, चयन या प्रवास न हो तो उसकी एलील आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती हैं। इसी को हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत कहते हैं, है ना। हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत क्या है बच्चा? तो याद रखना, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत कहता है किसी बड़ी आबादी एवं किसी बड़ी आबादी में, किसी बड़ी आबादी के जीव में, किसी बड़ी आबादी के जीव में अगर कोई जैविक परिवर्तन जैसे उत्परिवर्तन, चयन या प्रवास न हो तो उसके कई पीढ़ियों तक एलील आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहेगी, स्थिर रहेगी। इसे हम पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसके द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगला सवाल है, डार्विन की फिंचे क्या है? देखो डार्विन की फिंचे क्या है? तो यह एक प्रकार की पक्षी है। याद रखना, डार्विन की फिंचे क्या है? तो यह एक प्रकार की पंछी है। ठीक है, कैसी पंछी है? तो याद रखना, जब हमारे डार्विन गैलापेगोस द्वीप पर गए थे, ठीक है, जब हमारे डार्विन कहाँ गए थे? याद रखना, जब डार्विन अपने प्रयोग के लिए, अपने सिद्धांत के लिए एक खोज पर निकले थे। ठीक है, जब डार्विन बीगल नामक जहाज पर बैठकर गेलापेगोस द्वीप गए थे, तब वहां पर उनको एक पक्षी दिखाई दी थी जिसका नाम है गेलापेगोस द्वीप। ये पक्षी अलग अलग द्वीप पर अलग अलग तरह की दिखाई दे रही थी। इसका चोंच अलग अलग था, कहीं पर किसी पक्षी में इसका चोंच नुकीला था तो कहीं पर मुड़ा हुआ था, कहीं पर छोटा था तो कहीं पर काफी बड़ा था। इस तरीके से देखने को मिला। ठीक है, तो डार्विन की फिंचे क्या है? यह एक प्रकार की पक्षी है जो अनुकूली विकिरण दर्शाती है। अनुकूली विकिरण का मतलब होता है कि वातावरण के अनुसार अपने अंदर बदलाव करना। ठीक है, वातावरण के अनुसार स्वयं में बदलाव करना, इसी को अनुकूली विकिरण कहते हैं। गैलापेगोस द्वीप पर पाई जाने वाली छोटी काली चिड़िया जिसका नाम डार्विन की फिंचे है, यह पक्षी अपने आप को अलग अलग वातावरण में रहने के लिए उसके चोंच में क्या था? अलग अलग परिवर्तन देखने को मिला। कहीं पर इसका चोंच लंबा था, छोटा था, कहीं कहीं पर नुकीला था, कहीं पर मुड़ा हुआ था। ठीक है, अगला है बच्चा, संयोजी कड़ियां क्या है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। देखो संयोजी कड़ी का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग जीवों के गुण विद्यमान हो। ठीक है, संयोजी कड़ी का मतलब होता है दो जंतुओं को आपस में जोड़ने वाला। ऐसा जंतु जो दो जंतुओं को आपस में जोड़ता है, उसमें दो अलग अलग जंतुओं के लक्षण विद्यमान होते हैं, उन्हीं को संयोजी कड़ी कहते हैं। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स जो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। याद रखना, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स जो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है, जो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है, इसे क्या कहा जाता है? संयोजी कड़ी कहा जाता है। संयोजी कड़ी क्या है बच्चा? तो वे जीव जिनमें दो अलग अलग समूहों के लक्षण विद्यमान होते हैं, उन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है, जो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। अगला सवाल है बच्चा, औद्योगिक मलिनता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक मलिनता ये क्या है? तो याद रखना, इंग्लैंड में औद्योगिकरण, इंग्लैंड में क्या हुआ बच्चा? जब फैक्ट्रियां बनना स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिकरण के बाद, इंग्लैंड में औद्योगिकरण के बाद प्रदूषण के कारण सफेद पंख वाले पतंगों की तुलना में काले पंख वाले पतंग अधिक जीवित रहने लगे, क्योंकि वे पेड़ों के तनों पर छिपने में सफल रहे। यह प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है। देखो औद्योगिक मिलिनता क्या है? तो सिंपल सा है। देखो हमारे पास ना इंग्लैंड में दो तरह के कीट पाए जाते थे, एक सफेद और एक काला। जब हमारे इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हुआ, ढेर सारे फैक्ट्रियां बनी, तो पेड़ कैसे हो गए? काले। अब काले पेड़ में हमारा काला पतिंगा छिप जाता था, लेकिन सफेद पतिंगा साफ साफ दिखाई देता था, तो इसको क्या करता था? हमारा जंतु खा जाता था।
बाकी बड़े जंतु क्या करते थे, इस सफेद वाले को खा जाते थे। यही हमारा क्या है, औद्योगिक मलिनता कहलाता है और इसको हम लोग प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण यानी जो जीव क्या होगा, अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल लेगा, हाँ वो जीवित रहेगा, जो नहीं बदल पाएगा वो मर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके पास ये है। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के बाद प्रदूषण के कारण ठीक है, सफेद पंख वाले जो पतंगे हैं उनकी तुलना में काली पंख वाले पतंगों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि काली पतंगे हमारे पेड़ की छाल से छिप जाते थे, जबकि सफेद पतंगे नहीं छिप पाते थे, इसीलिए वो मारे जाते थे। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल है, मानव विकास के क्रम में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो इरेक्टस की मुख्य विशेषता बताइए। देखो भैया, मानव विकास के क्रम में ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस आदम मानव था जो सीधा चलता था। याद रखना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या था, यह हमारा मानव पूर्वज था जो सीधा चलता था। होमो इरेक्टस का मतलब क्या है बच्चा, होमो इरेक्टस की कपाल क्षमता लगभग 900 सीसी थी और इसने आग की खोज की। ठीक है, आग का खोज किसने किया था, होमो इरेक्टस ने। याद रखना, सिंपल सा है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये आदि मानव थे जो सबसे पहले सीधा चलना स्टार्ट किए। होमो इरेक्टस जिसका कपाल क्षमता 900 सीसी था और इसने आग का खोज किया। इसने क्या किया बच्चा, आग का खोज किया। पढ़ाती रहो मैम, अच्छा लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया है ना, समझ में आना चाहिए बच्चा। ठीक है, समझ में, संजय जी बस करो मैम, ए हमारे नालायक भाई, कल ही ना पेपर है जी, आए तुमको तो पूरा आज 12 घंटा पढ़ना चाहिए, कर है बस करो। हमको भाग, हमारा तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहे सिर्फ इसलिए कि कल आज भर का दिन है, कल तो पेपर है। ठीक है, कल तो पेपर है, हम पढ़ाए जा रहे हैं और ये नालायक कर रहा है बस करिए, अरे गधा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चा, जैव विकास के पक्ष में भ्रौणिकी प्रमाण क्या है। तो देखो, विभिन्न कशेरुक जंतु जैसे मछली, मेढक, कछुआ, मनुष्य ये अपने भ्रूण, ठीक है याद रखना, भ्रौणिकी विकास का मतलब होता है जितने भी हमारे एक ही पूर्वज के जंतु होते हैं, जितने भी हमारे एक ही पूर्वज के जंतु होते हैं, वो भले ही दिखने में अलग अलग हो, लेकिन जब वो भ्रूणी अवस्था में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पे थे, कहाँ पे थे, हाँ, जैव विकास का भ्रौणिकीय प्रमाण क्या है, तो एक ही पूर्वज के जंतु, ठीक है, एक ही पूर्वज के जंतु अपने प्रारंभिक अवस्था में, एक ही पूर्वज के जंतुओं के भ्रूण अपने प्रारंभिक अवस्था में बहुत समान दर्शाते हैं, समान दिखते हैं। ये दर्शाता है कि इनके पूर्वज समान थे, ये दर्शाता है कि इनके पूर्वज समान थे। ठीक है, इनके पूर्वज क्या थे बच्चा, समान थे। ठीक है, चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका, ये भी हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, अब स्टार्ट करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तैयार हो, क्या सभी लोग तैयार हैं, एक बार फटाफट से बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, सभी लोग तैयार हैं, जी मैम, जी मैम, है ना, लगभग हमारे हर एक बच्चा तैयार है, लगभग हमारा हर एक बच्चा तैयार है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भैया, ला 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 ला। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य। दीदी पेपर में टाइम मैनेजमेंट बता दो, बच्चा उस पर एक वीडियो दे देते हैं। ठीक है, उस पर एक वीडियो दे देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, उस पर अभी एक वीडियो दे देते हैं। ठीक है, अभी आ जाओ बच्चा अपने सवाल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में, मानव स्वास्थ्य तथा रोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट कर रहे। विडाल टेस्ट के द्वारा किस बीमारी का जांच होता है, टाइफाइड का। ठीक है, विडाल टेस्ट के द्वारा हम टाइफाइड का जांच करते हैं। हाथी पांव जिसको फाइलेरिया रोग कहते हैं, ये किसके वजह से
होता है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक कृमि के वजह से। याद रखना, हाथी पांव रोग किसकी वजह से होता है? तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक कृमि के वजह से आपका क्या होता है? हाथी पांव रोग होता है, हाथी पांव रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल, एड्स का पूरा नाम क्या होगा? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। अगला सवाल, ओपियोइड्स ड्रग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अगर आप बच्चों को, ड्रग्स आपके 3 प्रकार थे, कैनाबिनोइड्स था, ओपियोइड्स था। ठीक है, तो बच्चा याद रखना, जो ओपियोइड्स होता है ना, ओपियोइड्स, यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी दिमाग, ठीक है, यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ यानी पेट, ठीक है, जठरांत्र पेट को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओपियोइड्स क्या करता है, तो याद रखना, जो हमारा ओपियोइड्स होता है यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ को क्या करता है? प्रभावित करता है। और जठरांत्र पथ को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये सभी को याद रखना है। बताओ, क्लियर है? बोलो बोलो, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ठीक है, लगभग हमको लग रहा हर एक बच्चे को यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन क्या है? अगला सवाल बच्चा, इंटरफेरॉन क्या है? तो याद रखना, किसी विषाणु के द्वारा, ठीक है, जब भी हमारा कोशिका विषाणु के द्वारा संक्रमित होता है, देखो यह हमारी कोशिका है, हमारी इस कोशिका को जैसे ही कोई विषाणु संक्रमित करेगा, ठीक है, हमारी कोशिका को जैसे ही कोई विषाणु संक्रमित करेगा, इसके अंदर से एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। ये प्रोटीन क्या करता है? बाकी बची हुई कोशिका को उस विषाणु के संक्रमण से बचाने का काम करता है, उस विषाणु के संक्रमण से बचाने का काम करता है। तो देखो याद रखना, ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है? तो विषाणुओं के द्वारा, किसी विषाणु के द्वारा संक्रमित कोशिका से निकलने वाला प्रोटीन जो अन्य कोशिकाओं को उस विषाणु के संक्रमण से बचाता है, इंटरफेरॉन कहलाता है। अगला सवाल, दाद बच्चा किसके वजह से होता है? तो दाद एक प्रकार के कवक से होने वाला रोग है। कौन से कवक? माइकोस्पोरम। ठीक है, याद रखना, दाद बच्चा यह एक कवक जनित रोग है जो माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। जो किसके वजह से होता है? याद रखना, जो माइक्रोस्पोरम नामक कवक के वजह से होता है, माइक्रोस्पोरम नामक कवक के वजह से होता है। और भी है, ट्राइकोफाइटॉन है, एपिडमोर्फोफाइटॉन है। ठीक है, आप केवल माइक्रोस्पोरम याद कर लेना। ठीक है, याद रखना, दाद रोग किसके वजह से होता है? तो पहला नाम है माइक्रोस्पोरम, दूसरा याद रखना ट्राइकोफाइटॉन, बस। अगला, मलेरिया को फैलाने वाला कौन होता है? ठीक है, याद रखना, मलेरिया को फैलाने वाला कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया को फैलाने वाला कौन होता है बच्चा? याद रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर। ये मलेरिया का क्या होता है? वाहक होता है, जो मलेरिया को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो याद रखना, वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से ही मौजूद होता है, हम उसे क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, रोगों से लड़ने की वो क्षमता जो जन्म से ही हमारे शरीर में, जो जन्म से ही हमारे शरीर में है, हम उसे क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, हम उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा क्या है? रोगों से लड़ने की वो क्षमता जो जन्म से हमारे शरीर में मौजूद है, हम उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, हम उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, और ये शरीर में बाहरी कारकों के प्रवेश, सर इसको लाइव कर दो, ये पीछे चल रहा है। ठीक है, याद रखना, सहज प्रतिरक्षा क्या है बच्चा? तो सिंपल सा, वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से हमारे शरीर में मौजूद है, हम उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, और यह शरीर में बाहरी कारकों के प्रवेश को रोकता है, और यह हमारे शरीर में क्या करता है? बाहरी कारकों के प्रवेश को रोकने का काम करता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? बी कोशिका और टी कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना, चाहे बी कोशिका बोले या टी कोशिका बोले, ठीक है, चाहे बी कोशिका बोले या टी कोशिका बोले, याद रखना
दोनों कोशिका का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चाहे बी कोशिका बोले या टी कोशिका बोले, दोनों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, दोनों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बी कोशिका और टी कोशिका दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अगला, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को क्या कहा जाता है? ओंकोजीन। याद रखना, कैंसर जिसके वजह से होता है, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को क्या कहते हैं? ओंकोजीन कहा जाता है, ओंकोजीन कहा जाता है। अब बढ़ते लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। याद रखना, पहला सवाल है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। देखो, रोगों से लड़ने की वो क्षमता जो जन्म से हमारे शरीर में मौजूद है, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से लड़ने की वो क्षमता जो जन्म के बाद किसी रोगाणु के संपर्क में आने से बनता है, हम उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, हम उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, अरे सॉरी 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 गलत हो गया। हम सहज और उपार्जित का बता दिए। सहज का मतलब होता है जो जन्म से हमारे शरीर में मौजूद हो। उपार्जित का मतलब होता है जो जन्म के बाद हमारे शरीर में आए, किसी रोगाणु के संपर्क में आने से। याद रखना, उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार का होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। जब शरीर हमारा, ठीक है, जब हमारा शरीर स्वयं प्रतिरक्षा बनाता है तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ये धीमा बनता है लेकिन लंबे समय तक चलता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में किसी रोग से लड़ने की क्षमता बाहर से दे दिया जाए, बाहर से बनाया दे दिया जाए, तो इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह बहुत तुरंत आराम देता है लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, ये क्या होता है? काम लायक होता है। अगला सवाल है एंटीबॉडी का चित्र बनाने को। देखो मेरे दोस्त, एंटीबॉडी वाई आकार का होता है जिसमें एक हमारा भारी श्रृंखला होता है, एक हल्का श्रृंखला होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एंटीजन प्रतिबंधन स्थल, जहां पर हमारे एंटीजन जुड़ेंगे। एंटीजन, ठीक है, इनमें क्या होता है? इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हमारा हल्की श्रृंखला है और याद रखना ये हमारा भारी श्रृंखला है, ये हमारा भारी श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल, प्राथमिक और द्वितीयक लसीकाव अंगों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक लसीकाव अंगों के एग्जाम्पल क्या है? तो बच्चा देखो, प्राथमिक का मतलब होता है, ठीक है, प्राथमिक लसीकाव अंगों में आएगा अस्थि मज्जा और थाई ठीक है, प्राथमिक में आता है अस्थि मज्जा और थाइमस, जहां लसीकाणु बनते हैं और परिपक्व होते हैं। और द्वितीयक में आता है प्लीहा, लसिका गांठे और टॉन्सिल। ठीक है, याद रखना, प्राथमिक लसिकाव अंग किसे कहते हैं? जहां पर हमारा लसीकाणु यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनता है। ठीक है, याद रखना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों अस्थि मज्जा में बनते हैं। बस याद रखना, जो टी लिम्फोसाइट होता है वो परिपक्व होने के लिए थाइमस में जाता है। ठीक है, दोनों बनते एक जगह पर है, अस्थि मज्जा में। सिर्फ टी लिम्फोसाइट परिपक्व होने के लिए थाइमस में चला जाता है। और द्वितीयक लसिकाव अंगों में कौन आता है? प्लीहा आता है, लसिका गांठे आती है और टॉन्सिल आता है। देखो 2019 और 23 में पूछा गया सवाल है, इनको कर लेना, इनको गलती से भी छोड़ना मत, इनको गलती से भी बच्चा छोड़ना मत, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मत छोड़िएगा। ठीक है, अगला सवाल है एलर्जी क्या है? इसके दो लक्षणों को लिखे। एलर्जी क्या है बच्चा? तो पर्यावरण में मौजूद कुछ बाहरी पदार्थों के प्रति, ठीक है, पर्यावरण में मौजूद कुछ बाहरी पदार्थों के प्रति जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत तेजी से क्रिया करता है तो इसी को एलर्जी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जब पर्यावरण में मौजूद कुछ पदार्थों के प्रति जब हमारा शरीर बहुत तेजी से और अधिक अधिक अनुक्रिया करता है, इसी को एलर्जी कहते हैं। इसके लक्षण होगा छींकना, आंखों में पानी का आना, नाक बहना, ठीक है, चक्कर आना, बाकी आदि लिख देना। ठीक है, लास्ट में आदि लिख देना। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, आ जाओ आगे की तरफ। स्टेम सेल का मतलब होता है बच्चा हमारे शरीर की ऐसी कोशिका जो क्या करता है? किसी भी कोशिका का निर्माण कर सकता है। स्टेम कोशिका का मतलब होता है वो कोशिका जो हमारे शरीर में मौजूद किसी भी कोशिका का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो किसी भी कोशिका का निर्माण कर सकता है। ठीक है,
अगला सवाल है प्रतिजैविक किसे कहते हैं? कोई दो प्रतिजैविक का नाम लिखिए। तो भैया प्रतिजैविक का मतलब होता है जीवाणुओं से प्राप्त होने वाला ऐसा रसायन जो हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है, प्रतिजैविक कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न वे रसायन जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें मारने का काम करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखना है पेनिसिलिन और दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला सवाल मलेरिया। मलेरिया बच्चा याद रखना, मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के वजह से होता है। ठीक है, ठीक है, मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के वजह से होता है। इसको हमारे शरीर में लाने वाला मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। जब मादा एनाफिलिस मच्छर हमें काटता है, जब मादा एनाफिलिस मच्छर हमें काटता है तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को स्पोरोजोइट अवस्था में छोड़ देता है। ये स्पोरोजोइट हमारे शरीर के अंदर आकर के हमारी लीवर की कोशिका में अलैंगिक जनन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, और लीवर की कोशिका को नष्ट करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर बने हुए सभी प्लाज्मोडियम हमारे फिर आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं, एक रसायन बनाते हैं जिसका नाम है हीमोजोइन, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, ठंडी देकर बुखार लगता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मलेरिया का जीवन चक्र है। ठीक है, ये हमारा मलेरिया का जीवन चक्र है। वापस से जब मच्छर हमको काटता है, जब हमारा खून पीता है, तो रक्त में मौजूद प्लाज्मोडियम के युग्मक उस मच्छर के शरीर में चले जाते हैं और युग्मक जा करके फिर से जनन करके क्या करते हैं, स्पोरोजोइट्स का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलता रहता है, इसी को मलेरिया का जीवन चक्र कहते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइट क्या है, तो याद रखना नर और मादा युग्मक के मिलने से मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम बनता है। प्लाज्मोडियम कौन सी अवस्था में होता है, स्पोरोजोइट अवस्था में। ठीक है, प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर, प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर के अंदर किस अवस्था में आता है, स्पोरोजोइट अवस्था में आता है, स्पोरोजोइट अवस्था में आता है। अगला सवाल, कितना अलार्म लगा के रखे देख रहे हो। चलिए, अगला सवाल बच्चा आपके सामने है, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग का दुष्प्रभाव बताइए। ठीक है, तो व्यवहार में अचानक से बदलाव होना, अपसाद, शैक्षणिक स्तर में गिरावट और अधिक मात्रा लेने पर श्वसन घात या हृदय गति रुकने से मृत्यु होती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग क्या क्या होंगे, तो भैया व्यवहार में अचानक से बदलाव होना, अवसाद, शैक्षणिक स्तर में गिरावट का होना। ठीक है, इसके बाद और अधिक मात्रा, ठीक है, अगर नशीले पदार्थ का आप को लत लग जाएगा तो आपके शरीर में अचानक से बदलाव हो, को लत लग जाएगा तो आपके शरीर में अचानक से बदलाव होगा, आपके व्यवहार में बदलाव होगा, अवसाद होगा, शैक्षणिक स्तर में गिरावट होगा और अधिक मात्रा लेने पर श्वसन घात या हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट बच्चा, लसीकाड़ू कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य लिखिए। तो लसीकाड़ू दो प्रकार के होते हैं, बी लसीकाड़ू और टी लसीकाड़ू। बी लसीकाड़ू क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, और टी लसीकाड़ू क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाने के लिए बी लसीकाड़ू का मदद करता है। ये दोनों हमारे क्या, एंटीबॉडी। ठीक है, याद रखना लिम्फोसाइट है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर। सीटी स्कैन, एमआरआई, देखो निदान का मतलब होता है जांचना। ठीक है, तो याद रखना कैंसर रोग का जांच कैसे होता है, तो भैया दो
कई तरीके। पहला बायोप्सी, बायोप्सी का मतलब होता है कैंसर की एक, जहां पर भी लग रहा है कि आपको कैंसर है वहां पर से क्या करना, मांस के टुकड़े को निकाल करके लैब में देखना कि क्या सच में वो कोशिका कैंसर वाला है या नहीं है। दूसरा, रेडियोग्राफी के द्वारा हम कैंसर का पता लगाते हैं, सीटी स्कैन के द्वारा हम पता लगाते हैं, ठीक है। और बच्चा अगला है एमआरआई के द्वारा, ठीक है, ठीक है। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। एमआरआई का पूरा नाम याद रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को फुल फॉर्म पता है, जल्दी बताओ, क्या सभी को फुल फॉर्म पता है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एमआरआई का पूरा नाम जल्दी से बताइए, ठीक है। सीटी स्कैन का होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये हमारा क्या होता है, सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है। सीटी का पूरा नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये सभी को याद रखना। बताओ क्लियर है? ला ला ला, है ना, सभी को क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कैंसर रोग का जांच करने का तरीका है, ठीक है। कैंसर रोग को हम बायोप्सी के द्वारा जांच सकते हैं, रेडियोग्राफी के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा या एमआरआई के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। चलिए अगला सब, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो चुका बच्चा, कंप्लीट हो चुका। बताओ सबको क्लियर है? चैप्टर नंबर 8 तक हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। जल्दी बताओ बच्चा, क्या आप सभी को यहाँ तक हमारा बात समझ में आ गया, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चा पार्टी को यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी समस्या इतने दूर में, इतने दूर में कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं? नहीं है मैम, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ तक में लगभग हमको लग रहा है हर बच्चे को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल। अरे ठीक है, अगला सवाल बच्चा हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। अगला हमारे पास आ चुका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, आओ इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा पहला क्वेश्चन आ जाओ, क्या है देखा जाए। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। याद रखना, दूध से दही बनाने वाले, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगला सवाल, सिरका के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं? देखो सिरका के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिरका के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, सिरका के अंदर एसिटिक एसिड होता है। तो नाम से याद रखना, सिरका को बनाया जाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा, ठीक है। याद रखना, सिरका का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो सिंपल सा बच्चा, एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा हम सिरका का उत्पादन करते हैं, हम सिरका का उत्पादन करते हैं। अगला सवाल है बच्चा, बेकर्स ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, बेकर्स ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? याद रखना, बेकर्स ईस्ट का वैज्ञानिक नाम होता है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। याद रखना, बेकर्स ईस्ट यानी केक बनाने वाला, केक बनाने वाला कवक, उसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, ठीक है। और उसका पूरा नाम, वैज्ञानिक नाम होता है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसी को ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। इसी को ब्रीवर्स ईस्ट यानी दारू बनाने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको बेकर्स ईस्ट, अगर ये केक बनाएगा तो इसका नाम होगा बेकर्स ईस्ट, और अगर ये दारू शराब विस्की रम ब्रांडी ये बनाएगा तो उसको कहते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। अगला, स्वीज पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं किसके वजह से? ठीक है, तो बच्चा याद रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमेनाई, ठीक है। स्वीज पनीर बनाने का काम कौन करता है? प्रोपियोनी से दिया तो है, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनाई, ये एक प्रकार का जीवाणु है। इसके वजह से चीज में क्या होता है? CO2 गैस निकलता है, जिसके कारण चीज में हमको बड़े बड़े छेद देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े होल देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, स्वीज पनीर में बड़े छेद क्यों होते हैं? क्योंकि स्वीज पनीर का निर्माण, याद रखना, स्वीज पनीर के निर्माण में प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमेनाई जिम्मेदार होता है। यह पनीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करता है, जिसके कारण स्वीज पनीर में बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं, जिसके कारण स्वीज पनीर में क्या देखने को मिलेगा? बड़े बड़े छेद आपको देखने को मिलेंगे।
स्वीज पनीर के अंदर बड़े बड़े छेद देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो याद रखना पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। ठीक है, अगला सवाल है वाहित मल क्या है? ठीक है, वाहित मल क्या है? तो भैया घरों से निकलने वाला गंदा मल मूत्र युक्त अपशिष्ट एवं व्यर्थ जल को हम क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। ठीक है, वाहित मल कहते हैं। ठीक है, नगरों और शहरों से निकलने वाला व्यर्थ जल जिसमें मुख्य रूप से मानव मल मूत्र और कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे वाहित मल कहा जाता है। ठीक है, घरों से निकलने वाला गंदा मल मूत्र युक्त जल को, ठीक है, मल मूत्र युक्त अपशिष्ट एवं व्यर्थ जल को हम वाहित मल जल कहते हैं। ठीक है, वाहित मल जल कहते हैं। अगला, किसी एक ऐसे सूक्ष्म जीवों का नाम बताओ जो मुक्त रूप से पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो याद रखना अजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ये हमारे पृथ्वी पर, ये हमारी धरती पर मुक्त अवस्था में पाया जाता है और इनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना। इनका काम क्या होता है बच्चा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। ठीक है, अगला सवाल है बीओडी का पूरा नाम क्या होगा? ठीक है, बीओडी का पूरा नाम क्या होगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी का पूरा नाम क्या होगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जितना ज्यादा गंदा पानी होगा बीओडी का मान उतना ही ज्यादा अधिक होगा। बीओडी का मतलब होता है एक पानी के अंदर ऑक्सीजन का मांग करना, यानी अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां का बीओडी ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगा, वहां पर ऑक्सीजन का मांग ज्यादा होगा, उसी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो याद रखना बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है जो लगभग 50 से 70% होता है, जो लगभग 50 से 70% होता है। ठीक है, जो लगभग कितना होता है बच्चा? 50 से 70% होता है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए का क्या काम है? देखो जब कोई अंग, जब क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, किसी दूसरे का अंग अपने शरीर में डलवाता है, जब किसी अंग का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो कहीं आपका शरीर उस आए हुए अंग को खतरा समझकर उस पर हमला ना कर दे, इसके लिए डॉक्टर क्या करता है? एक दवा का इस्तेमाल करता है जिसको साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं। ये क्या करता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है। यानी मान लो एक मनुष्य है, उसके सीने में किसी दूसरे का दिल है, तो भैया साइक्लोस्पोरिन क्या करता है? उसके आसपास की कोशिकाओं को बेहोश रखेगा ताकि इनको गलती से भी पता ना चले कि ये जो दिल है वो किसी और का है, वो जो दिल है वो किसी और का है। तो अंग प्रत्यारोपण के समय जिस अंग का ट्रांसफर होता है उसके अगल बगल की कोशिकाओं को प्रतिरक्षा निरोधक बनाने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाओ। पहला, जैव उर्वरक क्या है? तो देखो भैया, ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृदा की उर्वरता या पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। याद रखना जैव उर्वरक क्या है? तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं जैव उर्वरक कहलाता है। एग्जाम्पल में राइजोबियम और नील हरित शैवाल, एग्जाम्पल में राइजोबियम और नील हरित शैवाल। अगला है बच्चा बीटी कपास। बीटी कपास किसे कहते हैं? तो याद रखना बीटी कपास यह एक प्रकार का फसल है। ठीक है, बीटी कपास यह एक प्रकार का कीट प्रतिरोधी पौधा है। इसमें कपास के पौधे को बॉलवर्म कीट से बचाने के लिए उसके शरीर में बीटी जीन को डाल दिया जाता है। यह जीन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। यह क्राई प्रोटीन क्षारीय माध्यम में सक्रिय होकर जहर में बदल जाता है और कीट के आंत को फाड़ देता है, कीट के आंत को नष्ट कर देता है। तो बीटी कपास क्या है? यह एक प्रकार का कीट प्रतिरोधी पौधा है जिसमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया का बीटी जीन डाला गया होता है ताकि वो अपने आप को बॉलवर्म नामक कीटों से बचा सके, ताकि वो अपने आप को बॉलवर्म नामक कीटों से बचा सके। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है वाहित मल उपचार में फ्लॉक्स का क्या महत्व है? ठीक है, फ्लॉक्स क्या होता है बच्चा? तो बैक्टीरिया और कवक तंतुओं का झुंड। ठीक है, फ्लॉक्स का मतलब होता है क्या? तो याद रखना बैक्टीरिया और
कवक तंतुओं का झुंड क्या कहलाता है? हमारा फ्लॉक्स कहलाता है। ये वाहित मल के कार्बनिक पदार्थों का पाचन करके बीओडी कम करता है। याद रखना ये क्या करेगा? ये कार्बनिक पदार्थों का पाचन करता है और बीओडी को कम करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल है, बायोगैस के उत्पादन में हम किस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं? तो देखो भैया, ठीक है, जितने भी मवेशी जंतु हैं उनके गोबर का किण्वन करके हम बायोगैस या गोबर गैस का निर्माण करते हैं। गोबर का किण्वन करने में हम जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? मेथेनोजन। ठीक है, याद रखना उस बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोजन। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? तो याद रखना ग्लूकोज का पाचन करके, ठीक है, ये क्या करता है? गोबर में उपस्थित सेलुलोज का पाचन करके मीथेन गैस पैदा करता है। ठीक है, याद रखना बायोगैस का उत्पादन किस जीवाणु के द्वारा होता है? मेथेनोजन, जो एक प्रकार का जीवाणु है। या गोबर का किण्वन करके या गोबर के अंदर उपस्थित सेलुलोज का पाचन करके मीथेन गैस का निर्माण करता है। इसमें लगभग 65 से 70% हमारा मीथेन गैस होता है। ठीक है, बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस 65 से 70% होता है। चलो अगला, स्टेटिन क्या है और ये किससे प्राप्त होता है? तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की कमी, ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए हम जिस औषधि का इस्तेमाल करते हैं उसे स्टैटिन कहते हैं। स्टैटिन किससे प्राप्त होता है? मोनास्कस परप्यूरियस से। याद रखना स्टैटिन एक प्रकार का रसायन है जो रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। यह किससे प्राप्त होता है? मोनास्कस परप्यूरियस से। यह प्राप्त होता है मोनास्कस परप्यूरियस नामक जीवाणु से, है ना। मोनास्कस परप्यूरियस नामक कवक से प्राप्त होता है। मोनास्कस परप्यूरियस नामक कवक से प्राप्त होता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, प्रतिजैवी क्या? पहले ही बता चुके हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होने वाला ऐसा रसायन जो हानिकारक जीवाणुओं को या हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, प्रतिजैवी कहलाता है। एग्जाम्पल में पेनिसिलिन और दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला, माइकोराइजा क्या है? तो कवक और उच्च पादपों के जड़ों के बीच बना सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है, कवक और उच्च कोटि के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, ठीक है, जितने भी हमारे जिम्नोस्पर्म पौधे हैं ना उनकी जड़ों में एक कवक पाया जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पौधे के जड़ों और कवक के बीच के संबंध से बने सहजीवी संबंध से बना माइकोराइजा कहलाता है। ये क्या करता है? मिट्टी के अंदर से पोषक तत्व पेड़ पौधों को देता है, बदले में पेड़ पौधा उसको अपने जड़ में रहने के लिए घर देता है। ठीक है, तो माइकोराइजा कवक और पादप के जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध है। इसमें हमारा जो कवक है वो मिट्टी के अंदर से फास्फोरस का अवशोषण करके पौधों तक देता है, बदले में पौधा उसको रहने के लिए अपना जड़ देता है, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉडी क्या है? देखो, ताड़ी ये दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है। याद रखना, ताड़ी ये दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है जो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, जो ताड़ के वृक्ष के रस से सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो टॉडी क्या है? तो टॉडी सिंपल सा याद रखना, टॉडी दक्षिण भारत का, टॉडी क्या है? दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है। यह ताड़ के वृक्ष के रस का सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन करके बनाया जाता है। यह ताड़ के वृक्ष के अंदर जो रस होता है उसका सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन करके बनाया जाता है। अगला सवाल, जैव नियंत्रण क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है, जैव नियंत्रण क्या है? तो याद रखना, पादप रोगों और पीड़कों को कंट्रोल करने वाले जैव जंतुओं को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? जैव नियंत्रण। याद रखना, जब हम किसी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल पेड़ पौधों में होने वाले रोग और पीड़कों के नियंत्रण के लिए करते हैं तो इसको जैव नियंत्रण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेडी बर्ड बीटल का उपयोग, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल का उपयोग एफिड्स के कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? लेडी बर्ड बीटल। ठीक है, लेडी बर्ड बीटल का इस्तेमाल एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब किसी जीव का इस्तेमाल पौधों में रोग या पीड़कों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है तो इसको जैव नियंत्रण कहते हैं। एग्जाम्पल में लेडी बर्ड बीटल का इस्तेमाल एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है बीओडी और जल प्रदूषण में क्या संबंध। देखो जल में जितना ज्यादा कार्बनिक प्रदूषण होगा, सूक्ष्म जीव उसको तोड़ने के लिए उतना ही अधिक ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, तो जल में ऑक्सीजन की मांग को बीओडी कहा जाता है। बीओडी का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो अगर जल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो जल कैसा कहलाएगा, प्रदूषित जल कहलाएगा। ठीक है, तो बीओडी प्रदूषित जल का सूचक होता है। अगर किसी जल में बीओडी मतलब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब है वो पानी ज्यादा गंदा है, इसीलिए वो ऑक्सीजन मांग रहा है। ठीक है, बीओडी का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इस तरीके से ये चैप्टर भी बच्चा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 8 को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। बताओ क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चा, क्या यहाँ तक आपको हमारा बात समझ में आया, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी जल्दी। ठीक है, फटाफट से बताओ क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, ये सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट चैप्टर लाए।